जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग आज यूनिट 10। सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यौगिक अभ्यास के बारे में। हमारा सिलेबस में सबसे पहला यौगिक अभ्यास, जिसमें बताया गया षटकर्म के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, सूर्य नमस्कार जिससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सारे की विधियां, विशेषताएं और लाभ हमें पढ़ना है। उसके साथ ही षटकर्म में यहाँ पे अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। षटकर्म में हमें वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु और पूर्ण संघ प्रचालन, नेति, सूत्र और जल नेति की चर्चा है। कपालभाति में वातक्रम, वितक्रम और शीतक्रम की चर्चा है। उसके साथ ही अग्निसार, नौली और त्राटक के बारे में हम लोग षटकर्म में देखेंगे। सूर्य नमस्कार में परंपरा आधारित जो सूर्य नमस्कार है उसी के बारे में देखेंगे। आसन के बारे में देखेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें से आपके अर्धकटी चक्रासन है, पाद हस्तासन, उसके बाद है अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन और वीरासन। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन से हैं, बैठ कर किए जाने वाले आसन कौन से हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है बैठ के किए जाने वाले आसन, जिसमें पश्चिमोत्तानासन है, सुप्त वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बंद कोणासन, मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन और गोमुखासन है। ये आपके बैठकर किए जाने वाले आसन आपके सिलेबस में दिए गए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, जिसमें भुजंगासन है, सलवासन है, धनुरासन है, ऊर्ध्व मुखो श्वानासन और मकरासन। पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसन में आपके हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, तवासन और सेतुबंधासन है। संतुलन कारक आसन में वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कारासन, टिटिवासन और नटराजन आसन है। ओके, तो ये आपका सिलेबस है। और भी सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। प्राणायाम के बारे में भी बताया गया है। श्वास के प्रति जागरूक, विभिन्न प्रकार के श्वसन क्रियाएं के बारे में हमें पढ़ना है। नाड़ी शुद्धि के बारे में, सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, अभियंतर वृत्ति, अस्तंभ वृत्ति, ये सारे प्राणायाम के बारे में हमें देखना है, पढ़ना है। ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास बताए गए हैं। प्रणव एवं सोहम जप के बारे में, योग निद्रा, अंतर मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित अजपा जप, उसके बाद श्वसन आधारित होने वाले अभ्यास में ओम ध्यान का यौगिक अभ्यास, विपश्यना ध्यान का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास, ये हमें करना है इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंद एवं मुद्राएं, जिसमें मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, महाबंद, योग मुद्रा, साथ में महामुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, ताड़ांगी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा के बारे में देखना है। समकालीन यौगिक अभ्यास में देखेंगे, जिसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा, उसके बाद एस व्यासा का चक्रीय ध्यान है। मन ध्वनि अनुकंपन विधि एस व्यासा का ही है। भावातीत ध्यान महेश योगी के द्वारा दिया गया है, उसको पढ़ना है। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा। सविता ध्यान धारणा, ये आपके देव संस्कृति विश्वविद्यालय का है, सविता ध्यान धारणा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे तो सीधे ही उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चक्रीय ध्यान किसका है? एस व्यासा का। भावातीत ध्यान किसका दिया गया? महेश योगी का। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेबस जो है ना, सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 10 यूनिट है, 10 क्वेश्चन ऊपर से बन जाते हैं आपके। कभी 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऊपर से। ये सारे जो भी चीजें दी गई है ना, सबको अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत से ही आपके 20 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, तो सिलेबस को अच्छे से करना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस क्लियर है सभी को? ओके, ज्योत्सना जी, आरती जी, मीनाक्षी जी, ज्योति जी, शास्त्री जी, लता जी। ओके, तो वही अनुक्रपानिका जो अभी ऊपर देखे थे, वही चीजें यहाँ पे फिर से दी गई है कि यौगिक अभ्यास में, जिसमें हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। षटकर्म में धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ऑलरेडी आप लोग घेरन संहिता हो या फिर हर्ष प्रदीपिका हो या फिर अभी हठ रत्नावली या फिर जितने भी हठ यौगिक ग्रंथ है, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग अभी जो है सबसे अच्छे से पढ़े हैं हम लोग घेरन संहिता में और हठ प्रदीपिका में, है ना, इसके बारे में। और यहाँ पे भी जो हम लोगों ने पीडीएफ में डाला है, सर के द्वारा पीडीएफ बनाया गया है। सर जो पीडीएफ में डाले हुए हैं वो अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है, ऑथेंटिक बुक से। ज्यादातर हम लोग एपीएमबी को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये जो आपका क्रियात्मक योग है,
थ्योरेटिकल जो आपका योग है, इसमें एपीएमबी को आपको बेस लेके चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की जो बुक आती है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य नमस्कार से आपके क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से मंत्र है, कहाँ पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, नाम क्या है, उसका क्रम बताना है। इस तरीके से सूर्य नमस्कार से आपके क्वेश्चन आते हैं। आसन में आपके खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर आसन से के क्या लाभ है, कौन से आसन का कहाँ पे प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन में उसका प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो सबसे अंतिम वाला जो है आपका, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, इससे क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है, ये वाला जो आपका समकालिक जो यौगिक अभ्यास है, जिसमें जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इससे इसके बुक से भी अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। चक्रीय ध्यान एस व्यासा किसके द्वारा दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एस व्यासा के मन ध्वनि अनुकंपन विधि से भी भावातीत ध्यान किसके द्वारा दिया गया, इससे क्वेश्चन बना है। योग निद्रा का क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सविता ध्यान जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ से रिलेटेड है ये। तो इस तरीके के चीजें जो है एग्जाम में आती है। ठीक है, तो एक तरीके से यूनिट 10 को हमें इस तरीके से लेके चलना है कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं बाकी ग्रंथों के साथ, यूनिट 5 के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जितने भी हठयोगिक ग्रंथ हो गए, तो बहुत सारी चीज आपके सिमिलर इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग षटकर्म में सबसे पहले जो है, षटकर्म को में सबसे पहले धौती को देखते हैं। यहाँ पे धौती में जो है वारिसात संघ प्रक्षालन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, संघ प्रक्षालन आप लोगों को पता है, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा में जो संघ प्रक्षालन के बारे में दिया गया है, आप लोग अगर उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग साल में 2 बार, मार्च और सितंबर में संघ प्रक्षालन की बातें की जाती है। साल में 2 बार किया जाता है संघ प्रक्षालन, मार्च और सितंबर में, जिससे आपकी पूरी इंटेस्टाइन की सफाई होती है। ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये धौती। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो क्या क्या चीजें हम लोग इसमें करते हैं, ये अभ्यास की विधि क्या है। तो अभ्यास के पूर्व संध्या में हल्का और अर्ध तरल भोजन लेना है, यानी कि बोला जाता है कि अगर आप संघ प्रसारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रात को भी खिचड़ी वगैरह चीजें लेनी है, यानी रात को खिचड़ी खा के सोना है। उसके साथ ही कुनकुना जल होना चाहिए। आपको पानी जो पीना है उस योगाभ्यास में, कैसा जल होना चाहिए, तो सुसुम पानी होना चाहिए। और प्रति लीटर जल में 2 छोटे चम्मच नमक होने चाहिए, यानी जितना भी पानी है उसके अनुसार आपको 2 चम्मच क्या डालना है, नमक डालना है। उसके बाद चावल और मूंग दाल की पतली घी के साथ खिचड़ी, और थोड़ी हल्दी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, हल्दी कहीं कहीं मना ही किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी बात की जाती है कि आपको चावल में कैसा का खाना है, तो मूंग दाल का खिचड़ी वाला चावल खाना है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि 45 मिनट के बाद आपको, अभ्यास के 45 मिनट के बाद खिचड़ी लेना होता है, जो कि मूंग दाल की हो, और घी के साथ उसको सेवन करना है, ताकि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें लेयर बन जाए। उसके साथ ही अभ्यास के पूर्व कोई आसन या शारीरिक श्रम नहीं करना, यानी जिस दिन आप संघ प्रक्षालन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप वर्कआउट कर लिए हो या फिर बहुत ज्यादा आपने अभ्यास कर लिया हो, उसके बाद आप चाहेंगे कि हम फिर अब संघ प्रक्षालन करें। ऑलरेडी संघ प्रक्षालन में इतना समय लगता है कि आपके पूरे शारीरिक व्यायाम हो जाते हैं। तो वही बातें यहाँ पे की गई है कि अभ्यास के पूर्व कोई आसन या शारीरिक श्रम नहीं करना है, और खाना खाना पीना भी नहीं खाना है, और हल्के कपड़े पहन के ये करना है। और अभ्यास के पहले तो खाली पेट करना है हमें, तो अभ्यास के पहले कुछ खाना भी नहीं है। उसके बाद बताया जाता है कि 2 गिलास नमकीन कुनकुना पानी शीघ्रता से पीते, जल्दी जल्दी पीते हैं। और गत्यात्मक रूप से हम लोग 5 आसन 8 बार करते हैं। 5 आसन है और उसको लगातार हम लोग कितने बार करेंगे, तो एक आसन को 8 बार करने की बात की जाती है। ठीक है, और 2 गिलास पानी पीने के बाद। और चक्रों के बीच में विश्राम नहीं देना है, ये आपका लगातार होने वाली क्रिया है, इसमें आप बिल्कुल भी रुक नहीं सकते हैं। रुक जाएंगे तो ये क्रिया होगी ही नहीं, आपकी फिर आते साफ नहीं होंगी। जब तक आप पूरी तरीके से खाली ना हो, शौचालय जाते जाते जाना है, तब तक अगले चक्र तक जो है पूर्ण 2 गिलास पानी का सेवन करते रहे। तो यानी कि आपको अभ्यास तब तक करना है जब तक आपकी आंते से जैसा पानी आप पी रहे हैं उसी प्रकार पानी आपके एनस से ना निकल जाए, तब तक आपको उसी तरीके से पानी पीते रहना है। और 2 गिलास पानी पीना है, जस्ट आपको वही अभ्यास 5 अभ्यास जो है 8 8 बार करना है, और द्रुत गति से करना है, स्पीड में करना है।
पानी पीते जाएं और आसन करते जाएं और दबाव बनाने पर शौचालय जाते हैं। और जैसे ही दबाव बनेगा आपको ऐसा स्थान पे भी करना है कि आपके बगल में शौचालय भी होना चाहिए, ताकि आपका प्रेशर आए और आप तुरंत जाके फ्रेश हो जाए। तो ये जो है आपकी विधि है। ऑलरेडी क्या आप लोगों को इसके बारे में पता था, संघ प्रसारण के बारे में, किसी ने किया है, बताइए? कुछ समझ में आया क्या? हाँ सात्विक जी, आप किए हैं? हाँ मैं तीन तीन चार बार कर चुका हूँ। क्या? 3-4 बार हो चुका है, मतलब ऐसे 6-6 महीने 1 साल ओ, में। बहुत अच्छी बात है। मैं भी करती हूँ। मेरा भी जब मार्च और जब होली का समय रहता है उससे उस समय करती हूँ। अभी मैं की हूँ 1 महीना पहले। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि सितंबर मार्च में कर ही लूँ। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है कि करने का तो कर लेता है इंसान, लेकिन बहुत सारी हानियां भी हो सकती है। जब मैं फर्स्ट टाइम की थी मुझे आइडिया नहीं था, और किसी के मतलब कोई सिखाया नहीं मुझे, मतलब ऐसे ही बताया कि ऐसे ऐसे करना है। किसी के थ्रू मैं ऐसे ही जानी, और मैं की थी फर्स्ट टाइम। और उसके बाद क्या खाना है क्या पीना है मैंने बुक भी नहीं पढ़ा, कुछ भी अच्छे से नहीं देखा। और फिर मैं, उसमें बोला जाता है दूध का कोई सामान नहीं लेना चाहिए, तो दूध का सामान भी मैं ले ली थी। तो बहुत हानि हो सकता है। वो जो लेयर है पूरी तरीके से नाजुक बच्चों के जैसा हो जाता है। उस समय कुछ ऐसा अगर कठिन खाना आपने खा लिया तो आपकी पूरी सिस्टम खराब हो जाएगी। यानी मतलब बहुत घातक बीमारी भी हो सकती है। तो खैर, अच्छी बात थी कि मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बहुत मतलब सावधानियां रखना इसमें बहुत जरूरी होता है। और पूरी मतलब ऐसे लोगों के साथ पास ही जाके ये करनी चाहिए अभ्यास, अपने तरीके से नहीं। क्योंकि वैसा माहौल भी घर में नहीं होता है कि आपको हमेशा खिचड़ी चावल मिलता रहे। क्योंकि इसमें लगातार जो है ना 15 से 1 महीना तक भी आप इसका डाइट देखेंगे तो अच्छा होना चाहिए। करने के बाद अगर पूरा पूर्ण वाला कर रहे हैं तो उसके करने के बाद आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा गरम मसाला, दवा वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होती है। अभी हम लोग चीजें यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो कोई भी अगर करना चाहेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत सारी हानियां। बोलते हैं ना, योगा वालों को ही सबसे ज्यादा योग वाले ही बीमार पड़ते हैं, इसी वजह से पड़ते हैं क्योंकि उसको सही जानकारियां नहीं रहती है। एक्चुअली हम, हाँ बताइए मीनाक्षी जी। मैम ये जो मंथ्स बताया आपने, मार्च अप्रैल हो गया या सितंबर अक्टूबर हो गया, ये मतलब हाँ वही है ना जैसे कि योग हम जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी यही मंथ्स बताए गए हाँ हैं, तो हाँ, वही रीजन है इसको स्टार्ट करने का भी, अगर तो ये वही स्टार्टिंग रीजन है मंथ। कि उस समय, हाँ उस समय ज्यादा ठंडा गर्म नहीं रहता है और सिचुएशन सही रहता है। अगर नॉर्मली जैसे कि सितंबर का जो समय रहता है ना, उस समय हम लोग के साइड में इस बार क्या हो रहा था ना, बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा। और बुक में साफ साफ लिखा गया है कि अगर बादल हो ना तो भी नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी दिन मतलब आपका जो है ना टेम्परेचर गर्मी वाला अच्छा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ठंडा उस दिन समय मौसम क्या और आपने कर लिया। तो इस तरीके का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में। और यही रीजन है जो आपने बोला ना, योगाभ्यास जब हम लोग करते हैं तो सेम वही रीजन यहाँ भी है। ओके, तो मैम जो नॉर्मली कर रहा है उसके लिए फिर ये चीज नहीं रहती है ना, आगे के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है अगर कोई प्रैक्टिस में है इसके रेगुलरली, मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो एक प्रैक्टिस में वही कर ही पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। मैं खुद की हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है करना। मतलब मैं सोचती हूँ कि शरीर सही रहे तो कर लेती हूँ, ये सोच के। तो अच्छा मतलब समय लगता है इसमें, और बॉडी में पेन भी हो जाता है क्योंकि आप बार बार एक ही अभ्यास करें, कमर वगैरह में ना दर्द हो जाता है साइड में। 2-3 दिन तक दर्द रहता भी है। इस तरीके से होता है। चलिए ठीक है, तो सावधानियां इसमें देखिए क्या क्या रखनी है। आंतरिक सफाई के 10 मिनट पश्चात क्रमशः कुंजल और जल नीति करना है। तो आप जैसे ही अभ्यास आपका कंप्लीट होगा, आपकी पूरी अच्छे से सफाई करनी है। आपके पूरे यहाँ पे अगर हम सफाई की बात करेंगे, अगर आप कुंजल भी कर लेते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी ही सफाई हो जाती है ऊपर से नीचे तक। तो यही यहाँ पे जब आपकी आंतरिक सफाई हो जाती है तो कुंजल और जल नीति भी करने की बात की जाती है। वर्ष में 2 बार से अधिक ना करें। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 2 बार से अधिक नहीं करें। जो आपका छोटा वाला जो दीर्घ लघु जो संप्रसारण होता है वो आप कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। 2 गिलास पानी पी के, नॉर्मली भी इंसान बोलता है ना कि 2 गिलास पानी पी लो, ये वाला आसन कर लो, उसके बाद आप शौच के लिए जा सकते हैं। तो नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दीर्घ वाला कर रहे हैं तो वो 2 साल में, 1 साल में 2 ही बार करना है। बहुत अधिक गर्मी या फिर सर्दी होने पर संग प्रक्षालन का अभ्यास ना करें। तो बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी होने पे भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य होना चाहिए।
उसके साथ ही आंतों को खाली करने के लिए जोर न लगाएं और आपको जब प्रेशर आए तभी जाना है। ऐसा नहीं कि अब हम पानी पी लिए हैं, आसन भी कर लिए, मुझे आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से आप सोचेंगे तो नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पानी पी रहे हैं, फिर 8 बार अभ्यास करें फिर भी नहीं आया। शुरुआत में तो 2 से 4 गिलास पानी पीने पे आता ही नहीं है। शुरुआत में मेरे बिल्कुल भी नहीं आए थे, 6 गिलास पानी पीने के बाद हुए थे। तो यहाँ पे आंतों को खाली करने के लिए जोर न लगाना है। शौच में अधिक देर तक बैठना भी नहीं है और जैसे ही शौच गए, शौच में जैसे ही आपका प्रेशर आया, आपका हो गया, आपको तुरंत निकल के आ जाना है। फिर से अभ्यास करना है, तुरंत 2 गिलास पानी पीना है, तुरंत आसन करना है। तो यहाँ पे शौच में अधिक देर ना बैठे और 1-2 मिनट बैठना पर्याप्त है, ये ध्यान रखना है। ठीक है? उसके साथ ही लाभ क्या होती है इसकी, ये देखते हैं संप्रचालन की। तो ऋतु परिवर्तन के समय इसका अभ्यास सर्वोत्तम है। जब ऋतु परिवर्तित हो रही होती है, जैसे मार्च और सितंबर वाला है, आंते की पूरी सफाई होती है इससे, पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ होता है, रक्त शुद्ध होता है, प्राणिक शक्ति ऊर्जावान हो जाती है, चेतना की उच्च अवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है, मधुमेह, मोटापा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, गठिया, दमा, सर्दी, खांसी, ये सारी चीजों में फायदा मिलता है। साइनोसाइटिस हो, चर्म रोग हो या फिर आदि में भी लाभ मिलता है। हाई लिपिड के योगापचार के लिए भी के रूप में भी इसको देखा जाता है। उसके बाद इसकी विशेषता देखेंगे तो प्रारंभ में ठोस मल आएगा। शुरुआत में जैसे नॉर्मली हम लोग आता है वैसे ही ठोस मल आएगा। इसके बाद जल के साथ थोड़ा-थोड़ा मल निकलेगा। जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, अधिक जल के मल की मात्रा कम होती जाएगी, यानी कि आपकी जल की मात्रा अधिक होती जाएगी। पीला जल पीला जल फिर अंत में स्वच्छ जल बाहर आएगा। तो धीरे-धीरे जो है आपकी जो जल की जो वहाँ पे है ना वो कलर भी चेंज होता है, तो पीला जल निकलता है। और स्वच्छ जल बाहर निकलने के लिए 16 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपको स्वच्छ जल निकालना है तो 16 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। यानी 16 गिलास पानी पीकर आपको अभ्यास करते रखना है। इसमें आसन कौन-कौन से हैं? ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, याद रखना है नाम, एग्जाम में पूछा गया है, सीक्वेंस भी पूछा गया है, ठीक है? तो नाम आपको याद रखना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षणासन। ठीक है? ताड़ासन हो गए आपके। उसके बाद ये आपके तिर्यक ताड़ासन हो गए। कटी चक्रासन है, यहाँ वाला पिक्चर कटी चक्रासन। उसके बाद तिर्यक भुजंग आसन है और उसके बाद उद्राकर्षणासन है। ठीक है? ये हो गए आपके संघ प्रचालन। क्लियर है सभी को? यहाँ पे वही संघ प्रचालन की द्वितीय और तृतीय विधि भी दी गई है। ठीक है? जिसमें वही चीजें हैं और लघु और दीर्घ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा एपीएमबी का चीजें जो चीजें दी गई है ना, आप लोग एक बार एपीएमबी खोल के पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं अभ्यास करने के जस्ट बाद या उससे पहले जरूर पढ़ती हूँ उसको फिर से, क्योंकि ये बार बार कुछ चीजें स्किप हो जाती है। करने से पहले हमेशा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो चीजें हानि करेंगी। अब कुंजल के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग वमन धोती के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जल वमन करने की क्रिया, जल से वमन करने की क्रिया है कुंजल हमारा। कम से कम 6 गिलास नमकीन जल पीते हैं। श्लेष्मा में घुलनशील ये श्लेष्मा को घुलनशील बनाता है और अमाशय को शीघ्रता पूर्वक पानी जब तक वमन की इच्छा ना हो, मतलब हमारे अमाशय में जो है पानी जाता है और जब तक इच्छा ना हो तब तक हम वमन यहाँ पे कर भी नहीं सकते। जब इच्छा होती है तो ऑटोमेटिक वो पानी बाहर आने लगती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सावधानियां, क्या सावधानियां हैं। तो सावधानियां में हर्निया, उच्च रक्तचाप, अंतःकपालीय दबाव, हृदय रोगी या दौरा पड़ना, तीव्र पेप्टिक अल्सर या फिर नेत्र समस्या सहित मधुमेह से ग्रस्त लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अधिक मात्रा में खाए हुए भोजन या सड़े हुए भोजन से आते से बचाव होता है। लाभ में देखेंगे तो अमाशय की दीवारों में तीव्र पेशीय संकुचन उत्पन्न कर ये विधियां उदर के सभी अवयवों को पोषण तथा उद्दीपन प्रदान करती है। शरीर के अतिरिक्त श्लेष्मा बाहर निकल जाते हैं, जिससे श्वसन संबंधी क्रियाओं में सहायता मिलती है। आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों और दबावों को
दवाओं से हृदय में निर्मित और दमित जो भावनाएं हैं एवं कुंठाएं हैं वो सब दूर होती हैं। भावनात्मक अवरोध भी इन विधियों के उपयोग से दूर हो जाते हैं। तो ये सब लाभ बताए गए कुंजल के। कुंजल के बाद नीति का अभ्यास, जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का समय प्रातः काल, मौसम ठंडा हो तो थोड़ा दिन निकलने के बाद करेंगे। सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। जब वमन की सहज क्रिया में पानी बाहर आना बंद हो जाए तो अभ्यास समाप्त कर दे, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि अमाशय खाली हो गया है। इस अभ्यास से अमाशय की कुछ भीतरी परतें निकल जाती है। परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए अमाशय आवरणहीन हो जाता है, यानी कि वहां का आवरण हट जाता है। इसलिए परामर्श दिया जाता है कि अभ्यास के पूरा होने के आधे घंटे बाद हल्का भोजन खाया जाना चाहिए। तो उस यहाँ भी खिचड़ी खाने की बातें की जाती है। कुंजल का अभ्यास तो सभी के होंगे, हर एक कॉलेज वगैरह में तो कराया ही जाता है। हम लोग भी सीखे अपने कॉलेज में और करते भी हैं। ठंडे के दिन में तो, अभी के समय में तो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कफ बन जाता है अभी तो। नीति और कुंजल अभी तो रेगुलर वीक में 1 बार करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वमन धोती के बारे में। वस्त्र धोती के बारे में देखेंगे। प्रारंभ में वस्त्र की माप 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 जो मीटर है वो लंबा, तत्पश्चात 5 या फिर 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 मीटर लंबा लेंगे। तो शुरुआत में हम लोग को ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा ही लेना है। बाद में जब हम अभ्यास हमारा सही हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ज्यादा लंबा लेंगे। यहाँ पे उकड़ू बैठकर वस्त्र को निकालना है। तो उकड़ू बैठकर अंदर जैसे वस्त्र को लेते हैं वैसे ही डालना है और निकालना है। अभ्यास के समय बातचीत नहीं करेंगे। ध्यान आपका पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि हमारा जो धोती है वो अंदर जा रहा है। योग्य मार्गदर्शन के बिना यह अभ्यास ना करें। तो अगर सिखाने वाले अच्छे हो तभी कीजिए। जो लोग उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित है उन्हें दौरा पड़ सकता है। तो वो घबरा सकते हैं कि कपड़ा कहीं अंदर तो कहीं और तो नहीं चला गया या इस तरीके से, तो उन लोगों को करने के लिए मना किया जाता है। पेप्टिक अल्सर, अत्यधिक जठर शोथ, सामान्य रोग या फिर शारीरिक कमजोरी हो उन्हें भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। शल्य क्रिया से 6 महीने, अगर कोई सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसके 6 महीने के बाद तक, विशेष रूप से उदर की शल्य क्रिया के बाद अथवा गर्भावस्था में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस समय जो है नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या लाभ है आपके वस्त्र धोती के, तो तंत्रिका मजबूत हमारा बनता है। तंत्रिका तंत्र, कफ रोग नष्ट होता है। वस्त्र धोती से छाती में जमा श्लेष्मा ढीला होकर बाहर निकल जाता है और साथ ही श्वास नली की पेशियां शिथिल हो जाती है। इससे श्वसन क्रियाएं में भी सुधार होती है। वस्त्र धोती गले और छाती में प्रबल प्रक्रिया उत्पन्न करती है। अभ्यासी को प्रयत्न करके वमन करने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करना होता है। इससे स्वचालित तंत्रिका तंत्र मजबूत होती है। आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, शरीर के प्रति अनासक्ति की भावना का विकास होता है। तो ये सारा फायदा जो है भावनात्मक रूप से भी हमें देखने को मिलता है जब कफ निकलता है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा कफ हो जाता है। तो आपका बैलेंस रहता है तीनों दोस्त, तो हम और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे की गई। उसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि क्या है इसका क्रम। तो वस्त्र धोती से पहले नौली क्रिया के अभ्यास में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। तो अगर आप वस्त्र धोती करना चाहते हैं तो उससे पहले अगर नौली का अभ्यास होता है तो अच्छी बात है। उसके साथ अभ्यास का समय, यह अभ्यास प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। प्रारंभ के पूर्व अमाशय बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो करने से पहले आपका अमाशय पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। खाली पेट अभ्यास करना है आपका वस्त्र धोती यानी वसंत धोती का। ठीक है, ऑलरेडी घेरन संहिता में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बस्ती, जैसे यौगिक एनीमा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसे हम लोग बोलते हैं यौगिक एनीमा। तो आपको याद रखना है बस्ती। किसकी सफाई होती है ये भी ध्यान रखना है, बड़ी आंत की सफाई होती है इससे। तो जल बस्ती के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। नाभि पर्यंत जो है जल में स्थित होकर गुदा का आकुंचन या प्रसार करेंगे। नाभि तक स्वच्छ जल में खड़े हो जाए। बहती नदी में इसके लिए आदर्श स्थान माना जाता है। सामने झुककर हाथों को घुटने पर रख लेंगे। गुदा द्वार की अवरोधनी पेशियां का विस्तार करें। साथ ही उड्डयन बंद लगाकर इस प्रकार नौली क्रिया करें
कि जल गुदा मार्ग से ऊपर की ओर चढ़े। जल को कुछ समय तक आंत में रोकें, फिर गुदा मार्ग से उसका निष्कासन कर दें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे जो है बड़ी आंत की सफाई होती है, लाभ देखेंगे तो, और हमारा शुद्ध भी होता है, पुराना मल बाहर निकल जाता है और उदर वायु का निष्कासन होता है। प्राणायाम के उच्च अभ्यास बस्ती का उपयोग अभ्यासों से पेट में उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए भी करते हैं हम लोग। उसके साथ ही देखेंगे तो अभ्यास से जो है, अभ्यास को सरल बनाने के लिए प्रारंभिक अभ्यासी एक छोटे नली को गुदा मार्ग से भीतर डालकर अभ्यास कर सकता है और नाभि तक शीतल ताजे जल में बैठकर अश्विनी मुद्रा करके भी जो है बस्ती के लिए लाभ प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी दिया गया है कि बस्ती शब्द को वस्ती भी लिखा जाता है। सामान्य रूप से उदर के निचले भाग पेट, श्रोणि और मूत्राशय को वस्ती प्रदेश कहा जाता है। इस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं वस्ती का अभ्यास। ठीक है, जल बस्ती यहाँ पे करते हैं। यौगिक एनीमा, एनीमा में एक, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से कैथेड्रल वगैरह रहता है जो कि आपके एनस में लगाया जाता है और पानी उसके थ्रू जाता है और आपकी जो है बड़ी आंत की सफाई होती है। तो यौगिक एनीमा भी होता है। क्लियर है सभी को? ओके, आरती जी, मीनाक्षी जी, रेशमा जी। आगे हम लोग देखेंगे अस्थल बस्ती के बारे में। अस्थल बस्ती में दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठना है, पश्चिमोत्तानासन में। इस स्थिति में रहकर हाथों से वायु को खींचते हुए 25 बार अश्विनी मुद्रा करें। 25 बार अश्विनी मुद्रा करने की बात की गई है। वायु को कुछ समय तक रोकेंगे और फिर गुदा द्वार से निष्कासित कर देंगे। इससे बड़ी आंत की सफाई होती है, शुद्ध होता है बड़ी आंत, उदर वायु का निष्कासन होता है। तो ये ध्यान रखना है अस्थल बस्ती के बारे में। नीति के बारे में देखेंगे, जल नीति। जल नीति जो है, जल का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। उकड़ू आसन में बैठकर या खड़े होकर आगे झुककर अभ्यास करेंगे। जिस नासिका से श्वास प्रवाह अधिक हो उस ओर से प्रारंभ करें, तत्पश्चात जो है दूसरी नासिका से। श्वास मुंह से लेना है। इस प्रकार अभ्यास जो है सूत्र नीति के पश्चात करना चाहिए। तो ये सूत्र नीति के पश्चात, क्योंकि आपका जो है जब सूत्र नीति करते हैं तो और भी आपके नॉस्ट्रल जो है वो खुल जाते हैं और आसानी से जो है जल बाहर निकलता है। तो सूत्र नीति, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले सिखाया जली नीति गया था, बाद में सूत्र नीति सिखाया गया था। तो ये अलग बात है, लेकिन सूत्र नीति के पश्चात जो है इसे करना चाहिए। और शुरू में जब नीति क्रिया किया जाता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुंह से सांस लेना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नाक से सांस ले लेते थे और इसकी वजह से ऐसा लगता था कि पानी माथा में चढ़ गया है और इतना ज्यादा निगेटिविटी आता था कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन मैं ऐसा गौर की फिर बाद में जब अभ्यस्त हो गई, मतलब शुरुआत में तो टीचर लोग बताते ही हैं मुंह से सांस लेना है। जैसे ही आप मुंह से सांस लेने लगेंगे ना, ऑटोमेटिक नाक से पानी गिरने लगता है। और उसके बाद जैसे कि पानी फंसा रहता है ना हमारे नाक में, तो बोला जाता है कि शशांक आसन में लेट जाइए। और जैसे कि अगर शशांक आसन में नहीं लेटते थे तो ऐसा कभी कभी होता था ना कि क्लास कर रहे हैं और बीच में नाक से पानी गिर गया बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से जमा भी रहता है पानी, इसलिए शशांक आसन करना भी होता है। क्योंकि आइडिया नहीं रहता शुरू में, सर लोग बोले पर उसका दिमाग नहीं लगा है, इस तरीके से भी होता है। चलिए, तो ये जो है हमारा जल नीति का अभ्यास है, जो कि अब अच्छे से सभी लोग अभ्यस्त होंगे, करना भी चाहिए अभ्यास, अच्छा लगता है। इसका अभ्यास जो है सूत्र नीति के पश्चात हम लोग करेंगे। इससे क्या होता है, नासिका मार्ग और साइनस में जो जमे हुए श्लेष्मा है उसका शोधन हो जाता है। दमा, उसके बाद निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस, आंख, कान, गले के रोग, हे फीवर, टॉन्सिलाइटिस, उसके बाद एडिनाइड और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन, ये सारे हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 8 में। साथ में यहाँ पे शीतलता, ताजगी और यौवन आता है। इससे बहुत फ्रेश लगता है करने के बाद। और बोला जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुस्ती लग रहा है, अगर वो कर लेता है, जैसे कुछ अच्छा काम उसे करना है, कुछ रिसर्च वगैरह का काम करना है, तो उससे उससे पहले जैसे कि अगर दिमाग काम की तरह कर ले तो उसके बाद बहुत मन जो है ना वो नया तरीके से काम करना फिर शुरू हो जाता है। मिर्गी, माइग्रेन, चिंता, क्रोध, अवसाद, आलस्य
ये सब दूर हो जाता है और आज्ञा चक्र जागृत हो जाती है नीति के अभ्यास से, जल नीति के अभ्यास से। तो बहुत सारे फायदे हैं। सूत्र नीति का देखेंगे, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं लाभ बता रही हूँ ना, ये लाभ आपको तभी एग्जाम में बताना है जब वहां पे कोई भी ग्रंथ का ये नहीं लिखा रहेगा कि घिरण संहिता से रिलेटेड है या फिर हट प्रदीपिका का। अगर वहां के अनुसार पूछा जाएगा तो वहीं का लाभ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ वाले लाभ आपको जब उसमें कुछ भी नहीं मेंशन रहेगा किसी भी ग्रंथ का, तब आपको इसका लाभ बताना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिकल के सेंस में देख रहे हैं जो हम लोगों ने किया है। ठीक है, सूत्र नीति देखेंगे अब हम लोग। तो खड़े होकर या फिर उकड़ू बैठ के भी इसको भी कर सकते हैं। जिस नासिका से श्वास का प्रवाह अधिक हो उस ओर से प्रारंभ करें। हम लोगों को कॉलेज में इस तरीके से करवाया जाता था, जिससे कि समझ में नहीं आता था शुरुआत में कि कौन सा नाक से प्राण का प्रवाह हो रहा है। तो हम लोगों को सर बोलते थे या तो सीढ़ी चढ़ के आओ, या तो वार्म अप करो, या तो दौड़ के आओ, इस तरीके से बोला जाता था। तो फिर पता चलता था कौन सा नाक चल रहा है, जो चलता था फिर उसी से हम लोग करते थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जिस नासिका से श्वास का प्रवाह अधिक हो उस ओर से प्रारंभ करें, तत्पश्चात दूसरी नासिका से। प्रथम बार में 15 बार से अधिक न खींचे। तो शुरू शुरू में तो डर लगता है, होता ही नहीं है, बहुत बार नाक से खून भी आ जाता है बहुत सारे लोगों का। तो उच्च अभ्यास से सूत्र एक नासिका में प्रवेश होकर दूसरी नासिका से निकलता है। तो ये उच्च अभ्यास है कि एक नासिका में डाले दूसरी नासिका से निकाल दे, नहीं तो ऐसा होता है नाक से डाले मुंह से निकाले। ठीक है, और ये मुंह से निकालने की बात है, तो ये सूत्र नीति की बात है। अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो नाक से नाक में ही निकाल सकते हैं। और इसका अभ्यास जल नीति के पूर्व करना चाहिए, तो जल नीति के पूर्व करने की बात की गई है। जल नीति के समान ही इसका लाभ है। और नासिका की हड्डी टेढ़ी या फिर मांस पड़े हो तो इसका लाभ उसमें ज्यादा ये लाभ होता है। सूत्र की मोटाई लगभग 4 मिलीमीटर और लंबाई जो है 36 से 45 मिलीमीटर होना चाहिए। सामान्य रूप से 4, 5 या 6 नंबर जो है जो आपका आता है सूत्र नीति की लंबाई, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र नीति, इसमें रबड़ वाला भी आता है और एक आपका कपड़ा वाला भी आता है ना सूत्र, हाँ सूत्र वाला, ये कपड़ा वाला ही है। रबड़ नीति की चर्चा नहीं की गई यहाँ पे। ठीक है, नौली के बारे में देखेंगे तो नौली के बारे में हम लोग 4 प्रकार के नौली के बारे में देखते हैं। मध्यम नौली होता है, वाम नौली है, दक्षिण नौली है, उदर का मंथन यानी कि भ्रमर नौली है। यहाँ पे लाभ देखेंगे तो पेशियां, स्नायु, आंत का पाचन, प्रजनन, मूत्र और उत्सर्जन अंग सहित संपूर्ण उदर की मालिश और पोषण होता है। अवसाद, मधुमेह, शांतिहीनता एवं भावनात्मक असंतुलन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सब दूर होता है। ठीक है, तो ये नौली के लिए बताया गया है, सारा के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है कि किस किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में हमको अलग अलग की चर्चा मिलती है, तो इतना सारा यहाँ पे आप अलग अलग ग्रंथों से ही इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, त्राटक के बारे में देखेंगे। सर्वोत्तम जो है इसका समय बताया गया उषा काल या फिर गोधूली बेला या फिर पेट खाली रहने के बाद। तो यहाँ पे सर्वोत्तम समय हम लोग देखेंगे तो उषा काल बोला गया है, या पेट खाली रहते समय त्राटक करने की बात बोली गई है। तो अर्धरात्रि में भी बोला जाता है, सुबह का समय में भी बोला जाता है, एकदम 4 बजे से पहले। प्रारंभ में 1 से 2 मिनट ही करना है त्राटक। अनिद्रा और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को रात में सोने के पूर्व 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। तो जो भी तनाव ग्रस्त है उसे जो है 10 से 15 मिनट सोने से पहले करना चाहिए। क्या होता है, नेत्र रोग दूर होता है त्राटक से। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा ये से मुक्ति मिलती है। तंत्रिका तंत्र मजबूत बनता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और आज्ञा चक्र जो है क्रियाशील होता है। त्राटक जो है इसका क्रम देखेंगे तो त्राटक का अभ्यास आसन और प्राणायाम के पश्चात और जप या फिर ध्यान के पूर्व करना चाहिए। तो आसन प्राणायाम के पश्चात करना चाहिए त्राटक का अभ्यास, और ध्यान के पहले करना चाहिए। कपाल भाती के बारे में देखेंगे तो ईड़ा नाड़ी या फिर बाई नासिका से श्वास अंदर लेना है और पिंगला नाड़ी दाहिना नासिका से छोड़नी है। फिर पिंगला से श्वास लेनी है और चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नासिका से बाहर निकालना है। पूरक रेचक की जो क्रियाएं होती है उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए। तो ये वातक्रम कपालभाति के बारे में बताया गया है। ठीक है, कपालभाति में भी वातक्रम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी गर्मी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईरा या फिर बाई नासिका से श्वास को अंदर लेंगे और पिंगला से दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके वातक्रम कपालभाति के बारे में बताया गया।
विक्रम कपालभाति में क्या करते हैं, तो नमकीन जल या फिर नासिका से पूरक और मुख से रेचन करते हैं। तो नमकीन जल का नासिका से पूरक करेंगे, नाक से लेंगे, विक्रम अभ्यास है नाक से लेंगे और मुख से बाहर निकालेंगे। सर्वोत्तम इसका समय प्रातः काल है, नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे और मुख से निकाल दे, तथा मुख से जल खींचे और नासिका से निकाल दे। यह युत्कम कपालभाति कफ दोष को दूर करता है। तो कपालभाति के अभ्यास से कफ दोष का निवारण होता है। अभ्यास को जल नीति में निपुण होना चाहिए। अभ्यासी जो जल नीति अच्छे से कर लेता है वो इसका अभ्यास कर सकता है, भोजन के पश्चात नहीं करना चाहिए। क्या फायदा होता है व्युत्क्रम से, तो साइनस और कफ से शुद्धि मिलती है, चेहरे के तनाव कम होते हैं और यह व्युत्क्रम कपालभाति कफजन दोषों का निवारण करती है। तो ये आपके व्युत्क्रम कपालभाति है। शीतक्रम कपालभाति देखेंगे तो शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल दे। इसके द्वारा साधक का शरीर जो है वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है शीतक्रम कपालभाति में। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, ये आपको घेरंड संहिता में देखने को मिलता है, वातक्रम विक्रम और शीतक्रम कपालभाति के बारे में, जहाँ पे कामदेव के समान बताया गया शीतक्रम कपालभाति को। ठीक है, तो शीतक्रम करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल दे, और तो मुंह से लेंगे और नाक से निकालेंगे। इसके द्वारा साधक शरीर जो है कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और बुढ़ापा जो है नहीं आता है। शरीर में जो है स्वच्छता उत्पन्न होती है और कफ दोष का निवारण होता है। इसका लाभ बताया गया, इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर, वही चीजें लिखी गई है, बुढ़ापा नहीं आता है, जरा नहीं आता है और शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है और कफ दोष का निवारण। तो 3 लाभ वहां बताया गया था, वही चीजें यहाँ भी दी गई है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी हैं पहले भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए सत्कर्म के बारे में। ओके, मैम अब हम लोग अगर जो आपके एग्जाम में, हाँ पूछिए। मैम अगर क्वेश्चन क्या था, जल नीति और वो सूत्र नीति में अभी पढ़ा कि सूत्र नीति हमें पहले करनी चाहिए और जल नीति बाद में करनी चाहिए। हम्म। यदि उसको मतलब पहले जल कर लेते हैं और फिर सूत्र करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है इस तरह से कुछ खास? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट की बातें यहाँ नहीं है, बात यहाँ पे समझने वाली यही है कि जब हम लोग सूत्र को अंदर डालते हैं ना तो आपकी सफाई ज्यादा अच्छे से हो रही है नाक की। ठीक है, जो भी उसमें जो गंदगी जमी हुई है वो आसानी से निकल जा रही है। और जब आप डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं तो वो पानी से जो उतना जल्दी गीला नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कोई कड़ा चीज से डालते हैं तो वो जल्दी हटता है, तो इस तरीके से मुझे जहां तक समझ में आया, क्योंकि हम लोगों को शुरू में मेरे कॉलेज में तो सीधा मुझे जल नीति सिखाया गया, उसके बाद सूत्र नीति सिखाया गया, तो ऐसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट वगैरह तो नहीं पड़ता है, लेकिन यह क्रम वाइज दिया गया है, ये बातें तो है। अब अलग अलग ग्रंथों में हो, पहले तो कभी जल नीति भी रहता है, ऐसा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रंथों चलिए, में तो सूर्य मैम नमस्कार। जल नीति का तो रेफरेंस ही नहीं है, कुछ ग्रंथों हाँ, में तो जल। रेफरेंस ही नहीं है। हम्म। ये बात भी आपने सही बोला, वो तो है ही नहीं रेफरेंस। ये हम लोग आधुनिक समय में इसे कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सूत्र नीति के बारे में, इसी वजह से अब आप यहाँ ये समझ सकते हैं ना कि सूत्र नीति की चर्चा हर एक ग्रंथों में मिलता है। इस वजह से अभी आधुनिक समय में लोग पहले बोलते हैं सूत्र नीति को करो, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है सूत्र नीति ही पहले बताया गया है और लोग उसे और आसान बना दिए हैं, जल नीति को कुछ चीजों को लाए हैं। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसे जल नीति की भी चर्चा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है प्राचीन ग्रंथों में। फिलहाल के लिए अभी हम लोगों ने सूत्र नीति ही देखा है, लेकिन और भी अभी अगर आप लोग ग्रंथ अभी पढ़ेंगे, अभी सर ने टोटल ग्रंथ पढ़ाया नहीं है, तो वहाँ पे जल नीति और सूत्र नीति दोनों की चर्चा है, आपको हठ रत्नावली में दोनों शायद देखने को मिलेगा। चलिए, सूर्य नमस्कार के बारे में देखते हैं। तो परंपरा आधारित सूर्य नमस्कार को हम लोग देखेंगे, जो सूर्य नमस्कार आपके परंपरा से आधारित है। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो मंत्रों की यहाँ पे जैसे कि सर यहाँ ट्रिक लिख के रखे हैं, मरे सब खपे हम आस, ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, तो ये सारा चीज यहाँ पे आपका लिखा गया है। फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आसन कौन कौन से हैं, कौन कौन से मंत्र हैं और कैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं और इसका लाभ क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले बार भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने थे और बनते रहते हैं, सूर्य नमस्कार से आपके एक क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग जैसे कि इसे नहीं भी पढ़ेंगे नॉर्मली या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप ध्यान रख के याद रख सकते हैं।
ठीक है। मिलान करने वाले इसमें क्वेश्चन ज्यादातर दिए जाते हैं, जैसे प्राणायाम प्रणाम आसन दे दिया गया है, ठीक है, उसके मंत्र आपको दे दिए गए हैं। तो ये मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रणाम आसन है, यहाँ पे हम लोग सामान्य श्वसन करते हैं। मंत्र है आपका ओम मित्राय नमः। ध्यान हम लोग अनाहत चक्र पे करते हैं। शारीरिक और मानसिक एकाग्रता जो है हमें मिलता है यहाँ पे लाभ के रूप में। उसके बाद हस्त उत्तान आसन में पूरक करते हैं हम लोग। पूरक करते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ओम रवे नमः यहाँ आपका मंत्र होगा। विशुद्धि चक्र पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। गले पे हमारा खिंचाव होता है, तो विशुद्धि चक्र पे हम लोग हमारा ध्यान केंद्रित होता है। वजन को ये कम करेगा आपका। पाद हस्तासन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। पूरक किए थे अभी हम लोग, उसके बाद रेचक करेंगे आगे की ओर झुकेंगे तो। और यहाँ पे ओम सूर्याय नमः है। स्वाधिष्ठान चक्र पे आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्वाधिष्ठान चक्र आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उदर रोग और मोटापा को ये कम करता है, कम और रक्तचाप को कम करेगा, ठीक है। रक्त संचार करेगा, तो उदर रोग, मोटापा और रक्त संचार पूरे बॉडी में कराता है ये पादहस्तासन। उसके बाद है अश्व संचालन आसन, यहाँ पे फिर से पूरक करते हैं हम लोग। ओम भानवे नमः आपका यहाँ पे मंत्र होगा। आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं, आईब्रो सेंटर के बीच। उसके साथ पैरों की पेशियां, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर्वत आसन की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग रेचक करेंगे। अश्व संचालन में पूरक किए थे, तो पर्वत आसन में रेचक करेंगे। ओम खगाय नमः है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि किस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाते हैं। मेरुदंड के ऊपरी भाग में जो है रक्त का संचार होता है। 1 सेकंड में पानी पीती हूँ। उसके बाद है आपका अष्टांग नमस्कार, जहाँ पे आपके 8 अंग सचते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह में आप जाइएगा ना, जैसे मेरे से पूछा गया था कि 8 अंग कौन कौन से सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दो दो हाथ जोड़ेंगे, 2 हाथ को ऐड करेंगे, दोनों पैर को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीछे वाले दोनों पैर और घुटने वाले, 2 2 4 2 6 हो गए, ठीक है। एक आपके चिन सत्र है और दूसरा चेस्ट सत्र है, इस तरीके से टोटल 8 अंग होते हैं, ठीक है। तो अष्टांग नमस्कार आपको ध्यान रखना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लोगों को लगता है कि हाथ पैर ऐसे सोचने लग जाते हैं, हाथ को एक ही हम लोग गिनते हैं, दोनों हाथ को लेते नहीं है, पैर को भी ऐसे नहीं गिनते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे बाह्य कुंभक करते हैं। और ओम पूछने नमः आपको यहाँ पे ध्यान दे रखना है मंत्र में। मणिपुर चक्र पे हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, मणिपुर चक्र, ठीक है। पैर, पंजे और वक्ष जो है इससे प्रभावित होता है। भुजंग आसन हम लोग करेंगे, तो भुजंग आसन में हम लोग पूरक करते हैं यहाँ पे। और हिरण हिरण गर्भाय नमः आपका मंत्र है। स्वादिष्ठान चक्र पे आपका ध्यान पड़ता है, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र पे, जैसे कि हम लोग जब कर रहे थे पाद हस्तासन, तो यहाँ भी स्वादिष्ठान में पड़ रहा था, उसी प्रकार आपका यहाँ भी भुजंग आसन में भी स्वादिष्ठान चक्र पे हमारा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जननांग, पाचन, यकृत, गुर्दा, किडनी और एडिनल ग्रंथि प्रभावित होती है। फिर से पर्वत आसन आपकी रिपीटेड आसन है, 8 से लेके पर्वत आसन, यानी कि 7 टोटल आसन होते हैं और इसे रिपीट करते हैं 5 आपके। तो पर्वत आसन फिर से आएगा, यहाँ पे मंत्र आपका होगा मरीचे नमः, रेचक करेंगे यहाँ पे। विशुद्धि चक्र पे आपका पर्वत आसन में ध्यान जाएगा। मेरुदंड के ऊपरी भाग में रक्त का संचार होगा। देन अश्व संचालन, यहाँ पूरक करेंगे, ओम आदित्याय नमः। आज्ञा चक्र पे प्रभाव पड़ेगा, सेम वही लाभ यहाँ भी देखने को मिलेगा। पाद हस्तासन में रेचक करेंगे, अश्व संचालन के बाद फिर यहाँ पाद हस्तासन में रेचक। ओम सावित्रे नमः, स्वादिष्ठान चक्र पे आपका ध्यान जाएगा। और उदर रोग और मोटापा जो है यहाँ पे कम होता है, रक्त संचार होता है। हस्त उत्तानासन रिपीटेड है। ओम अर्काय नमः मंत्र आपको याद रखना है, वजन को कम करने में मदद करता है। प्रणाम आसन यहाँ पे आ गया, ओम भास्कराय नमः। तो यहाँ पे आसन 7 ही याद रखना है, 5 आपके रिपीटेड होते हैं, बल्कि मंत्र आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। मंत्र जो है आपका पूरा ध्यान रखना है, ओके। तो ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।
ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः। ठीक है, उसके बाद ओम हिरण गर्भाय नमः। उसके बाद हो जाएगा, म से तो है नहीं, ये एक ही साथ है, साथ म। उसके बाद है आदित्याय नमः है, आ से सावित्राय नमः है। ठीक है, फिर आपके अर्काय नमः है और भास्कराय नमः। ठीक है, तो टोटल आपके स्ट्रिक से मरे सब खपे हम आस आबाद जो है आपके, ये आपके मंत्र वाले जो है याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं याद है तो, नहीं तो रोज प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको आसन का नाम याद होना चाहिए और साथ में मंत्र का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को?